हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम है बिकॉज ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21। मुझे अंतरा चाहिए। अब आगे। इधर दानिश कमरे के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन वो कमरे को घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दानिश ओबरॉय को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये कहते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वो एकदम से अपनी जगह रुक गया और उसके हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद हो गई। जैसे ही दानिश ने अंदर का नजारा देखा, उसके भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने दूसरे ही पल गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कस ली और आसपास देखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई? कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वो अंदर आया और वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगा, लेकिन अंतरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वॉशरूम में भी उसे अंतरा नहीं दिखाई थी, जिसे देखकर अब दानिश के भाव पूरी तरह से बिगड़ गए। वो गुस्से से बाहर निकलते हुए बोला, जब मैंने इस लड़की को अंदर से बंद किया था तब ये कहाँ जा सकती है? मेरे कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि मैंने बाहर से लॉक किया था, तब ये ऐसे कैसे बाहर निकल सकती है? कहीं किसी ने बाहर निकलने में उसकी मदद तो नहीं की? जिस किसी ने भी ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से के साथ सीधे नीचे हॉल की तरफ बढ़ा और वहां इस वक्त रोहित और नमन आपस में कुछ बात कर रहे थे। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, साफ साफ बताइए वो लड़की कहाँ है? कहाँ भेजा है आपने उसे? अचानक से दानिश की ये बात सुनते ही रोहित और नमन हैरान हो गए। नमन ने हड़बड़ी के साथ कहा, क्या कहा आपने? क्या अंतरा कमरे में नहीं है? जैसे कि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ये सुनकर दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, अब आप ऐसा प्रिटेंड मत करिए जैसे कि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ये सुनकर नमन ने तुरंत परेशान होकर कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद भी आपसे कहने वाला था कि अब शाम हो गई है, अब आप उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वो कमरे में नहीं है, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? दानिश अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए बोला, देखिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, साफ साफ बताइए कहाँ भेजा है आपने उसे। क्योंकि अगर मैंने खुद से उसके बारे में पता लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ये सुनते ही अब नमन ने घबराते हुए कहा, रोहित क्या तुम्हें पता है अंतरा कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में रोहित ने भी अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दानिश और नमन रोहित को ध्यान से देखने लगे। इस वक्त रोहित और नमन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, तो इसका मतलब आप दोनों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है? ये सुनकर नमन ने तुरंत कहा, हाँ दानिश सर, मैं कब से तो यही कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। एक बार हम उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, जरूर वो यहीं कहीं होगी। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आपको पता है ना कि मेरे कमरे से इस तरह से कोई बाहर नहीं निकल सकता, अगर मैं बाहर से उसे लॉक कर दूं तो। ये सुनकर अब नमन भी सोच में डूब गया और उसने परेशान होकर कहा, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके कमरे से बिना किसी के बाहर निकाले कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हमने अंतरा को बाहर नहीं निकाला। जब से आपने रोका था तब से हमने एक बार भी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गई। ये सुनकर अब दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, जाइए जाकर उसे ढूंढिए और वो मुझे जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये कहकर वो सोफे पर लीन होकर बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तो वहीं दानिश की ये बात सुनकर नमन और रोहित दोनों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो तुरंत इधर से उधर अंतरा को ढूंढने लगे। वो दोनों पूरे घर में अंतरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन अंतरा का कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में एक बार फिर से दृश्यम के रोने की आवाज पूरे पैलेस में गूंज रही थी। आज फिर से दृश्यम मंत्र के लिए जिद कर रहा था। वो पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ते हुए अंतरा का जोर जोर से नाम चिल्ला रहा था, मुझे अंतरा चाहिए। आप उसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ खेलूंगा। जब तक वो यहाँ नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना ही दूध पीऊंगा। ये कहकर वो पूरे हॉल में इधर से उधर टहल रहा था, तो वहीं उसके पीछे इस वक्त रोली इधर से उधर भाग रही थी। वो लगातार दृश्यम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसे समझा रही थी, लेकिन दृश्यम समझने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ध्रुव लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोला, मॉम क्या हुआ? दृश्यम मिश्रा रो क्यों रहा है? इसके जवाब में रोली ने परेशान होकर कहा, वो फिर से अंतरा के लिए जिद कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसके जवाब में ध्रुव अंतरा के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने आखिरी वक्त में अंतरा को दानिश के पास देखा था, जिसे सोचकर उसने अब कुछ सोचा और बोला, क्या ये बिना अंतरा से मिले दूध नहीं पिएगा? इसके जवाब में रोली ने अपना सिरनामे हिला दिया और बोली, नहीं।
तुम देख रहे हो ना किस तरह जिद कर रहा है अंतरा से मिलने के लिए। पता नहीं उस अंतरा नाम की लड़की ने क्या जादू कर दिया है मेरे दृश्यम पर कि वो किसी की बात ही नहीं मान रहा है। उनकी ये बात सुनकर अब वो कुछ सोच में पड़ गया और उसने कुछ सोचते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ये सुनकर रोली ने नासमझी में कहा, लेकिन ध्रुव बेटा तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे डैड को अंतरा के नाम से भी नफरत है। तुम्हें याद है ना उस दिन वो किस तरह डांट रहे थे। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अंतरा का नाम कोई घर में नहीं लेगा। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारे डैड के आने से पहले दृश्यम शांत हो जाए, वरना तुम्हारे डैड सुनेंगे तो वो बेवजह उस पर गुस्सा करेंगे। ये सब सुनकर ध्रुव दृश्यम की तरफ जाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन रोली फिर से बोली, पर तुम उसे क्या कहकर समझाओगे? वो तो ना तो वीडियो गेम के लिए मान रहा है और ना ही किसी और चीज के लिए। मैंने उसे हर चीज का लालच दे दिया पर वो है कि सुनने को तैयार नहीं है। इसके जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे दृश्यम के पास गया जो इस वक्त पर मुंह फुलाकर चिढ़कर बैठा हुआ था। ध्रुव उसके पास गया और प्यार से बोला, दृश्यम क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? ये सुनते ही दृश्यम ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये सुनकर ध्रुव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लेकिन क्यों? मेरे भाई को क्यों नहीं किसी से बात करनी? ये सुनकर दृश्यम ने अब मुड़कर कहा, क्योंकि कोई मुझे अंतरा से मिलने के लिए नहीं ले जा रहा है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे दिल्ली मिलने आऊंगा और उसके साथ खेलूंगा, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। आप मुझे अंतरा से मिलने के लिए लेकर चलिए। अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करूं कि मैं तुम्हें अंतरा से मिलाने लेकर जाऊंगा तो क्या तुम दूध पिलाओगे? जैसे ही ध्रुव ने ये कहा दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जब प्रॉमिस टूटती है तो वो कितना ज्यादा रोता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि वादे टूटने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। दृश्यम के अंदर एक आदत थी, जब भी कोई उसे प्रॉमिस करके उसे तोड़ देता था तो वो बहुत गुस्सा करता था और वो हफ्तों तक उस इंसान से नाराज हो जाया करता था। मैं अपने भाई के बारे में अच्छे से जानता हूं और मुझे उसकी इस आदत के बारे में भी पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं कभी उसे झूठे प्रॉमिसेस नहीं करता। तो क्या तुम उसे अनाथ आश्रम लेकर जाओगे? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर फिर से ना में हिला दिया। रोली को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी से कहा, तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, पहले आप चाहिए दूध ला कर दीजिए। कुछ देर में वो नौकर के हाथों से दूध का गिलास लेकर आई और उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दूध। दूध लेकर ध्रुव ने उसे दृश्यम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अब पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद में बताऊंगा कि मैं तुम्हें कब अंतरा से मिलने लेकर जाऊंगा। अंतरा से मिलने जाने की बात सुनकर ही दृश्यम बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उसने जल्दबाजी में दूध को एक ही सांस में पी लिया। ये देखकर रोली ने हैरानी से कहा, ओ गॉड, इसे ये दूध पिलाने में मुझे घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये अंतरा के नाम से कितनी जल्दी दूध पी गया। सच में उस अंतरा नाम की लड़की ने तो मेरे बेटे पर वाकई जादू कर दिया है। तभी ध्रुव ने दृश्यम को देखकर कहा, अब क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ये सुनकर दृश्यम तुरंत सोफे पर चढ़कर कूदने लगा और एक्साइटमेंट के साथ बोला, अंतरा से मिलूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी दोस्त से मिलूंगा। ये अपने दोस्त के साथ खेलूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए वो जोर जोर से तालियां बजाने लगा। इस वक्त वो खिलखिलाकर हंस रहा था अंतरा से मिलने जाने के नाम पर। तो वहीं ध्रुव मुस्कुराया और उसे अपने गोद में उठा लिया। दृश्यम तुरंत ध्रुव की गोद से लिपट गया, लेकिन तभी रोली ने नासमझी से कहा, बेटा तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसका मन बहलाने के लिए पार्क लेकर जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सरना में हिला दिया और बोला, नहीं मॉम, मैं इसे अंतरा से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रोली जी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें अपने डैड का डर नहीं रह गया? तुम्हें पता ना कि वो कितना ज्यादा नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम और दृश्यम अनाथ आश्रम गए थे, वो भी उस लड़की से मिलाने। तभी ध्रुव दृश्यम को लेकर वहां से बाहर जाते हुए बोला, मैं अनाथ आश्रम नहीं जा रहा हूँ मॉम, और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसे लेकर जाने दीजिए, वरना ये इसी तरह आपको परेशान करेगा। ये कहकर वो दृश्यम को लेकर वहां से निकल गया, तो वहीं रोली बस उसे नसमझी से जाते हुए देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ रोहित और नमन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अंतरा का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो वापस से थककर दानिश के सामने आकर खड़े हो गए। रोहित ने लाचार होकर कहा, पता नहीं हमारी अंतरा कहाँ चली गई। अभी तो मैंने उसके मुंह से अपने लिए पापा भी नहीं सुना था, वो इस तरह हमसे दूर नहीं जा सकती। ये कहते हुए रोहित की आंखें नम हो गई, तो वहीं नमन भी परेशान होकर बोले, दानिश सर प्लीज कुछ कीजिए, वो अभी तक नहीं मिली, मुझे डर लग रहा है वो कहाँ चली गई होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो नमन ने तुरंत आगे आते हुए कहा, दानिश सर देखिए, मुझे पता है आपको बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी जिंदगी बन चुकी है। हमने उसके लिए अपना पूरा फ्यूचर सोच लिया है। प्लीज दानिश सर हमारी हेल्प कीजिए, उसे ढूंढ दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और नमन ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया होता तो अभी के अभी मैं इस नौकरी को छोड़ देता और जाकर अपनी अंतरा को ढूंढता, और उसके साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताता। इस तरह की नौकरी से अच्छा है कि मैं खुद को ही फांसी लगा लूं। रोहित ने भी अब नाराजगी के साथ कहा, सही कहा तुमने, पिछले 5 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं। 5 सालों में इतना लाचार मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अभी महसूस हो रहा है। हम चाहकर भी अपनी अंतरा को ढूंढ नहीं सकते। नमन मैं तुमसे कह रहा हूं, वो हमारी बेटी है और अगर वो हमें नहीं मिली तो हम दानिश सर को माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर नमन ने गुस्से के साथ कहा, हम क्या कर लेंगे उनका? तुम्हें पता है ना, वो हमसे बहुत बड़े इंसान है। भले वो अभी उम्र में छोटे हैं लेकिन अभी से उनका रुतबा बहुत अलग है। और सबसे ज्यादा विशाल सर दानिश सर को ही प्यार करते हैं। हम उनको जाकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अभी अंतरा के ढूंढने के। चलो हम उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर रोहित ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। वो दोनों अब बाहर निकल गए। इधर दानिश कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर पहुंचकर अब वो अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, आई नो तुम इसी कमरे में हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि तुमने अब मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की लड़की दानिश ओबरॉय को इस तरफ फ्रस्ट्रेट करेगी, लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही अंतरा जो बेड के नीचे बैठी इस वक्त अपने हाथ में चॉकलेट लिए लगातार उसे खा रही थी, जिससे पूरा चॉकलेट उसके मुंह में भी लग गया था, वो एक पल के लिए चौंक गई और टुकुर टुकुर चारों तरफ घूरने लगी। ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्या करेगा दानिश अंतरा के मिलने पर उसके साथ? क्या होगा अंतरा के इस शैतानी का अंजाम? गाइज अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो दानिश का। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22। यू कैन डांस फॉर मी सिली गर्ल, इट्स पेनिंग वैम्पायर। अब आगे। लेकिन दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और नमन ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया होता तो अभी के अभी मैं इस नौकरी को छोड़ देता और जाकर अपनी अंतरा को ढूंढता, और उसके साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताता। इस तरह की नौकरी से अच्छा है कि मैं खुद को ही फांसी लगा लूं। रोहित ने भी अब नाराजगी के साथ कहा, सही कहा तुमने, पिछले 5 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं। 5 सालों में इतना लाचार मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अभी महसूस हो रहा है। हम चाहकर भी अपनी अंतरा को ढूंढ नहीं सकते। नमन मैं तुमसे कह रहा हूं, वो हमारी बेटी है और अगर वो हमें नहीं मिली तो हम दानिश सर को माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर नमन ने गुस्से के साथ कहा, हम क्या कर लेंगे उनका? तुम्हें पता है ना, वो हमसे बहुत बड़े इंसान है। भले वो अभी उम्र में छोटे हैं लेकिन अभी से उनका रुतबा बहुत अलग है। और सबसे ज्यादा विशाल सर दानिश सर को ही प्यार करते हैं। हम उनको जाकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अभी अंतरा के ढूंढने के। चलो हम उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर रोहित ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। वो दोनों अब बाहर निकल गए। इधर दानिश कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर पहुंचकर अब वो अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, आई नो तुम इसी कमरे में हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि तुमने अब मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की लड़की दानिश ओबरॉय को इस तरफ फ्रस्ट्रेट करेगी, लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही अंतरा जो बेड के नीचे बैठी इस वक्त अपने हाथ में चॉकलेट लिए लगातार उसे खा रही थी, जिससे पूरा चॉकलेट उसके मुंह में भी लग गया था, वो एक पल के लिए चौंक गई और टुकुर टुकुर चारों तरफ घूरने लगी। अंतरा इस वक्त टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी और फिर उसने खुद से कहा, वैम्पायर तो मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं बाहर गई तो वो फिर से मुझे सजा देंगे। मैं यहीं पर रहूंगी, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहकर वो वापस से चॉकलेट खाने में बिजी हो गई। उसे दुनियादारी या दानिश के बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी और वो बस आराम से चॉकलेट खाने लगी। लेकिन बाहर दानिश गुस्से से उबल रहा था और वो अब चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब अगर तुम बाहर नहीं निकली तो जहां तुम हो वहां मैं खुद आ जाऊंगा और फिर तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अचानक से अंतरा को खांसी आने लगी, क्योंकि दानिश काफी गुस्से से चिल्ला रहा था। अंतरा ने अब थोड़ा डरते हुए मासूमियत के साथ कहा, मुझे तो अब सच में बहुत डर लग रहा है। कहीं वैम्पायर ने मुझे माला तो जैसे लीना आंटी मुझे मालती थी। मुझे बहुत दर्द करता था। नहीं नहीं, अगर उन्होंने मुझे माला तो मैं उन्हें भी पंच कर दूंगी।
पर वो मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं तो उनके हाइट की भी नहीं हूँ और न ही मैं उनके मुंह के पास पहुंच पाती हूँ। मैं तो छोटू सी हूँ कि मैं सिर्फ उनके पैर तक पहुंच पाती हूँ। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, मैं उनके पैर से लिपट जाऊंगी और उनके पैर में पंच करूंगी। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। ये कहते हुए वो फिर से खुद को हिम्मत देने लगी। लेकिन अब दानिश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो गुस्से के साथ अब सीधे बेड के तरफ बढ़ते हुए बोला, आई नो तुम कहाँ हो, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर मेरा डर नहीं है। कोई बात नहीं, अब बात जो कुछ भी होगी उसके बाद तुम मुझसे जरूर डरने लगोगी। अब अंतरा को दानिश के पैर खुद के करीब आते हुए दिखाई देने लगे। अब उसके हाथ में जो चॉकलेट थी वो बहुत जल्दी जल्दी खाने लगी। फिर वो खुद से बोली, पहले मैं अपनी चॉकलेट खत्म कर लूंगी, वरना वैम्पायर मेरी चॉकलेट खा लेंगे। उसके बाद मैं उन्हें पंच करूंगी, फिर मुझे एनर्जी मिल जाएगी। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी चॉकलेट खाने लगी। लेकिन तभी एक हाथ उस बेड के अंदर आया और उसके छोटे से पैर को खींचते हुए उसे सीधे बेड के बाहर खींच लिया। अंतरा जोर से चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे चॉकलेट खाने दो, मुझे चॉकलेट खाने दो। ये कहते हुए वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हवा में चलाने लगी। तो वही दानिश जिसने उसे बाहर खींचा था वो नीचे झुककर गुस्से से उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमने क्या समझ रखा है मुझे। दानिश के चेहरे पर पकड़ कर देने से अंतरा को बहुत दर्द महसूस हुआ। छोटी सी अंतरा दर्द में कराह रही थी और वो जल्दी से बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन दानिश ने अब अपने दांत पीस कर कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तुम अपने तरीके से मुझे भड़काने की कोशिश करोगी और मैं सिर्फ नाचूंगा, यूं तुम्हें तो मैं। ये कहते हुए वो आसपास देखने लगा और फिर अपनी जगह से उठकर सीधे ड्रॉ की तरफ जाने लगा। अंतरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। दानिश ने उसे बहुत गुस्से के साथ चीन से पकड़ रखा था और वो उसके साथ बहुत ज्यादा हार्श था। इसलिए अंतरा को ना चाहते हुए भी डर लगने लगा। वो अपने कदम पीछे लेने लगी और बोली, मुझे जाने दो। मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे यहाँ पल नहीं रहना, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये कहकर वो अपने पैर पीछे लेने लगी। लेकिन उसके हाथ में जो अभी भी चॉकलेट बची हुई थी वो खाने से पीछे नहीं रही थी। वो अभी भी लगातार चॉकलेट को मुंह में भरे ही जा रही थी। तभी दानिश ने ड्रॉर खोला और उसने रोप निकाला। उस रोप को वो सीधे उसकी तरफ लेकर बढ़ते हुए बोला, अब तुम्हें सारी रात इसी तरह रहना होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझे अंडरएस्टिमेट करने का क्या अंजाम होता है। उसके हाथ में वो रस्सी देखी वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये आप क्या करोगे इससे। क्या आप इससे मेरे लिए झूला बनाओगे, जैसे प्रतिमा आंटी बनाया करती थी। ये कहकर वो काफी मासूमियत के साथ दानिश को देखने लगी। तो वही दानिश अपनी भौहें कर गुस्से से बोला, मैं तुम्हें इससे बंधने जा रहा हूं और तुम यहाँ ऐसी चीज सोच रही हो। रियली तुम वाकई सिली गर्ल हो। ये सुनकर अंतरा की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फुदकते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस तरह कमरे से बाहर भागते देख दानिश गुस्से से उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, सिली गर्ल रुक जाओ। अगर मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन अंतरा बहुत तेजी से बाहर की तरफ दौड़ते हुए बोली, नहीं आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अंतला यहां से चली जाएगी। अंतला को आप नहीं पकड़ सकते। ये कहकर अब वो सीधे नीचे के तरफ दौड़ने लगी। दानिश का पेशेंस लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो बहुत ही गुस्से के साथ अंतरा के तरफ जाने लगा और बोला, तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे अपने पीछे इस तरह भाग रही है, वरना कोई दानिश ओबरॉय को एक ऑर्डर तक नहीं दे सकता। लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो इसकी सजा मैं तुम्हें आगे चल कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगा तुम भूल जाओगी, पर आगे मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथों में पड़ी उस रस्सी पर अपनी पकड़ कस दी और वो गुस्से के साथ हॉल में अंतरा की तरफ बढ़ा। अंतरा एक बार फिर से हॉल में आ चुकी थी। अब वो आसपास टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। मेन गेट का बंद था। ये देखकर अब अंतरा अपना सर खुजलाते हुए बोली, ओह नो, अब मैं बाहर कैसे जाऊं, ये गेट तो बंद है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, नमन अंकल, लोहित अंकल प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे वैम्पायर के घर से लेकर चलो। मैं अब बड़े घर में नहीं रहूंगी, मुझे आप दोनों के साथ आपके घर में रहना है, प्लीज अभी के अभी दरवाजा खोलो। वो अभी ये सब कुछ कह रही थी कि तभी उसे अपने पीछे परछाई महसूस हुई और अब अंतरा डरते हुए धीरे धीरे अपना छोटा सा चेहरा पीछे की तरफ घुमाए। दानिश एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं तो बस आपके साथ खेल रही थी, पकलम पकलाई, आप मेरे साथ वापस से खेलेंगे। ये सुनते ही दानिश गुस्से से नीचे झुका और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला,
क्या तुम्हें मैं कोई छोटा बच्चा दिखाई दे रहा हूं, जो तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो? अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, तो आप मेरे टीचर भी तो नहीं हो, जो बात बात पर सजा दे रहे हो। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? अंतरा अपने छोटे छोटे उंगली को अपने मुंह में डालते हुए मुंह फुला ली और बोली, पल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अंतला तो बहुत मासूम है ना। ये सुनकर दानिश की आंखें और भी ज्यादा छोटी हो गई और वो अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, हाँ तुम्हारी मासूमियत को तो मैं अच्छे से देख रहा हूँ। तुम दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। अगर तुम्हें मासूम कहा जाएगा, तो मासूम को तो चालक ही कहा जाएगा। राइट। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा का मुंह और भी ज्यादा बन गया। उसने फिर मासूमियत के साथ कहा, क्या मैं आपको डांस करके दिखाऊं? तब आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी ये बात सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे भटकाने करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन सब से मान जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं वहां जब शैतानियां करती थी, तो मैं डांस करती थी। इससे सब मुझ पल हंसते थे और मुझे छोड़ देते थे और मैं वहां से भाग जाती थी। इसलिए मैं यहाँ भी डांस करूंगी। आप मुझ पर हंसना और मैं भाग जाऊंगी। इस तरह मैं बच जाऊंगी। उसने बड़ी मासूमियत से अपना सारा प्लान दानिश से कह दिया। तो वहीं दानिश उसका ये प्लान सुनकर अब तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं गलत था तुम्हारे बारे में। तुम अभी भी बेवकूफ ही हो। वैसे तुम्हें क्या जोकर डांस करना आता है? जोकर डांस सुनकर अंतरा अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, पर ये जोकर डांस क्या होता है? मैं तो ऐसे डांस करती हूँ। ये कहकर वो दानिश से दूर हुई और अपने छोटे छोटे हाथों को अपने कमर पर रख ली और अपने कमर को इधर से उधर मटकते हुए खिलखिलाने लगी। फिर वो बोली, मुझे तो इसी तरह का डांस आता है। तो दानिश उसके डांस को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम ऑलरेडी एक जोकर ही हो सिलीगल। तभी अंतरा ने वापस से कहा, आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंसिए ना। दानिश अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, मुझे हंसाना इतना आसान नहीं है। मैं मुस्कुराता ही नहीं हूं और तुम हंसने की बात कर रही हो। ये कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे सोफे के तरफ चला गया। वो सोफे पर बैठ गया और अंतरा को वहां रखी टेबल पर खड़ा करते हुए गुस्से से बोला, तुमने कुछ वक्त से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है और अब मैं तुम्हारे इन दोनों छोटे छोटे हाथों पैरों को बांधूंगा, जिससे तुम इधर से उधर रैबिट की तरह दौड़ ना पाओ। ये सुनते अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत बड़ी मासूमियत के साथ कहा, पल मैंने तो आपके लिए डांस किया। आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या मैं फिर से दूसरा डांस करूं? ये कहकर वो अब टेबल पर ही चढ़कर अपने कमर को पीछे की तरफ से मटकाने लगी और दानिश को डांस करके दिखाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दानिश उसके डांस करने से उसे जाने देगा। लेकिन दानिश उसके डांस करने से उसे और भी ज्यादा अजीब नजरों से घूर रहा था। अंतरा के अंदर इतनी ज्यादा क्यूटनेस थी कि वो अपने क्यूटनेस से किसी को भी अपना बना सकती थी। लेकिन कुछ वक्त से उसने दानिश को हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था, जिस वजह से दानिश उसे बस घूरे ही जा रहा था। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, स्टॉप इट। रुक जाओ तुम, मुझे तुम्हारा डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही अंतरा, जो अपने हाथ पैर हवा में उठाकर इधर से उधर बंदरों की तरह डांस कर रही थी, वो रुक गई और मुंह फुलाकर बोली, पल क्यों? क्या मैंने अच्छा डांस नहीं किया? क्या आपको मेरा डांस पसंद नहीं आया? क्या मैं अच्छी नहीं हूं? ये कहकर उसने फिर से अपने मुंह में उंगली डाल ली और मुंह फुला लिया। तभी दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, आज के बाद तुम ये डांस सिर्फ मेरे सामने करोगी। अगर तुमने गलती से भी किसी दूसरे के सामने ऐसे डांस किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू ओनली डांस इन फ्रंट ऑफ मी सिली गर्ल। ओके। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो क्या आपको मेरा डांस पसंद आया? मैं फिर से डांस करूं? ये कहकर वो बिना दानिश की परमिशन का इंतजार किए फिर से इधर से उधर से देखते हुए डांस करने लगी। वही दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को ना तो संभालना पॉसिबल हो रहा है और ना ही से समझाना। लेकिन दानिश ओबरॉय ने आज तक हार नहीं मानी। मैं इस लड़की को काबू में करके रहूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने उसे डायरेक्ट टेबल पर बिठा दिया। अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, मैं तो डांस कर रही हूँ। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ अब उसके हाथ पैर को बांधना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर को बांधते देख अंतरा की आंखें फिर से फैलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपने चीटिंग की है। मैंने आपके लिए डांस किया, लेकिन आप मुझे फिर से सजा दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे सुनकर दानिश अब गुस्से से बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूं। इसलिए तुम्हें बार बार मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने उसके दोनों हाथों पैरों को बांध दिया और उसी वक्त डोर बेल बजी। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23।
अंतरा अट्रैक्ट्स दानिश, ध्रुवी भारद्वाज हूं मैं। अब आगे। वही दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को ना तो संभालना पॉसिबल हो रहा है और ना ही से समझाना। लेकिन दानिश ओबरॉय ने आज तक हार नहीं मानी। मैं इस लड़की को काबू में करके रहूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने उसे डायरेक्ट टेबल पर बिठा दिया। अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, मैं तो डांस कर रही हूं। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ अब उसके हाथ पैर को बांधना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर को बांधते देख अंतरा की आंखें फिर से फैलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपने चीटिंग की है। मैंने आपके लिए डांस किया, लेकिन आप मुझे फिर से सजा दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। बहुत बुरे सुनकर दानिश अब गुस्से से बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूं। इसलिए तुम्हें बार बार मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने उसके दोनों हाथों पैरों को बांध दिया और उसी वक्त डोर बेल बजी। डॉ बेल की आवाज सुनकर दानिश रुक गया और वो गुस्से से डॉ के तरफ घूरते हुए बोला, इस वक्त कौन आया होगा? और फिर तभी अंतरा भी जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे वैम्पायर से। बचाओ। उसकी ये आवाज सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह को ही। कहते कहते वो गुस्से से दांत पीसने लगा। तो वही अंतरा का मुंह फूल गया। अंतरा ने अपना मुंह फुलाकर आंखें बंद करते हुए बोली, जाओ, अब अंतला आपको नहीं देखेगी क्योंकि आप बुले हो और जो बुला होता है उसे अंतला नहीं देखती, अंतरा सिर्फ अच्छे लोगों को देखती है। उसकी ये बात सुनकर दानिश की भौहें चढ़ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है कि तुम मुझे देखो? ये सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें बंद किए ही मुंह फुलाते हुए बोली, पल अंतला को तो शौक है ना आपको देखने का, पल अंतला आपको नहीं देखेगी। हाँ। ये सुनकर दानिश के भाव बदल गए। वो उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे देखने का शौक रखती हो? अंतरा को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे जो समझ आ रहा था, इस वक्त वो सिर्फ वही बोल रही थी। उसने वापस से अपना छोटा सा सिर जल्दी से हाँ में हिला दिया। ये देखकर दानिश उसके चेहरे के नजदीक झुकने लगा। अंतरा अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए थी। दानिश के चेहरे के बेहद नजदीक आया और वो उसके छोटे से चेहरे के फेशियल फीचर्स को काफी गौर से देखने लगा। अंतरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही थी, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स ऐसे थे जैसे कि वो किसी राजा महाराजाओं के घर की हो। दानिश उसे काफी गौर से देख रहा था। फिर तभी अचानक से अंतरा ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलती ही अंतरा की आंखों के सामने दानिश का चेहरा था, जिसे देख वो जोर से चिल्लाई, भूत! आह बचाओ भूत! ये सुन भी दानिश उसके माथे पर अपनी एक उंगली से मारते हुए गुस्से से बोला, सिली गर्ल, ये मैं हूं, कोई भूत नहीं। अंतरा जल्दी से अपनी छोटा सा सिर ऊपर नीचे करते हुए बोली, आप इतने नजदीक क्यों थे? मुझे लगा जैसे मैंने कोई भूत को देख लिया हो। आप बहुत डरावने दिखते हो, मैं अब आपको नहीं देखूंगी। ये कहकर उसने फिर से अपना मुंह फेर लिया। दानिश उसके मुंह से खुद के लिए डरावना सुनकर गुस्से से दांत पीसने लगा और बोला, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे मुंह पर मुझे ऐसे इंसल्ट कर रही है, वरना कोई मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर अंतरा ने अकड़ कर कहा, पल मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ, अगर कोई मुझसे बात नहीं करता तब भी मैं उससे जबरदस्ती बात करती हूँ, क्योंकि अंतला बहुत ही मासूम और अच्छी है। दानिश उसे अजीब नजरों से घूर कर बोला, ये पहली लड़की है जो खुद की इतनी तारीफ कर रही है। ये कहते हुए वो अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि फिर से डोर बेल बजी। अब डोर बेल की आवाज सुनकर दानिश गुस्से से बोला, व्हाट द हेल इज दिस? ये कहते हुए वो गुस्से से सीधे गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला सामने रोहित और नमन खड़े थे। रोहित नमन को देखते ही उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली और बोला, अंकल आप दोनों क्यों बार बार डोर बेल बजा रहे थे? तभी रोहित ने बहुत ज्यादा घबराते हुए कहा, हमें अंतरा कहीं नहीं मिल रही है, दानिश सर प्लीज कुछ तो कीजिए, एक आप ही जो उसे ढूंढ सकते हैं, प्लीज दानिश सर, हम वादा करते हैं हम कभी उसकी परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे, प्लीज दानिश सर, हमने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया है, कम से कम उसी का एहसान चुका दीजिए हमें हमारी अंतरा को ढूंढ कर। लेकिन अभी रोहित और नमन ये सब कह ही रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज गई, पल प्याली अंतला तो यहाँ पल है। अंतरा की आवाज को सुनते ही रोहित और नमन शॉक्ड हो गए और वो तुरंत सोफे की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त छोटी सी अंतरा अपने दोनों बंधे हुए छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाते हुए और मुंह फुलाते हुए बैठी हुई थी। अंतरा को वहां उस हालत में देखकर नमन और रोहित दुगने शॉक्ड हो गए। रोहित ने हैरानी से कहा, अंतरा तुम यहाँ कैसे आई? और तुम्हारे हाथ पैर को किसने बांध दिए? ये कहकर रोहित जैसे अंतरा के तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त दानिश रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, उसके पास कोई नहीं जाएगा। ये सुनते ही नमन ने ना समझी में कहा, लेकिन क्यों सर? और वो कहाँ थी अभी तक और उसके हाथ पैर को किसने बांधा? कहीं उसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया था?
आप उसे अभी के अभी बचाकर लाए हो। तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, इन्होंने मुझे बांधा है। ये कहकर खुद उसके तरफ अपनी छोटी से उंगली से इशारा करने लगी। जैसे ही नमन रोहित ने ये सुना वो और भी ज्यादा हैरान हो गए और हैरानी से बोले, वॉट, ये तुम क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो तुरंत दानिश को देखने लगे तो वहीं दानिश बिना किसी भाव के बोला, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने उसे बांधा है और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा जब तक कि मैं इजाजत नहीं दे देता। अब नमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से के साथ कहा, दानिश सर, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन आपने बहुत गलत किया है। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से बांध कर रखना और उसे बात बात पर सजा देना कोई जायज बात नहीं है। वो अभी बहुत मासूम है और भोली है, आप उसे इस तरह। तभी वहां दानिश के हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। सभी दानिश को नासमझी में देखने लगे। तो वही अंतरा ने और भी ज्यादा मुंह फुला लिया और बोला, बुद्धू कहीं के। तभी दानिश ने अंतरा को घूरते हुए हंसकर कहा, व्हाट, शी इज एन इनोसेंट, क्या ये लड़की बहुत ज्यादा मासूम और इनोसेंट है? ये सुनकर नमन और रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हमें पता है कि ये शैतानियां करती है लेकिन तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन कुछ भी नहीं सुनना मुझे, इसे सजा मिली है तो ये सजा भुगतेगी, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। पर जहां बात है इसके मासूम और इनोसेंट होने की, तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और शैतान लड़की है जिसने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड किया है और मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मुझे सॉरी नहीं बोलती और मुझसे प्रॉमिस नहीं करती कि अभी मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। ये सब सुनकर अब रोहित और नमन दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए और वो परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं उसे मिलकर उसे समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी बोल दे। ये सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या वो तुम्हारे कहने से मुझे सॉरी बोलेगी? ये सुनकर नमन ने कहा, लेकिन वो आपके कहने से भी तो सॉरी नहीं बोल देगी। दानिश की आंखें छोटी हो गई। नमन दूसरे ही पल खुद को संभालते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको तो पता है वो जब से आपके पास आई है तब से वो आपके नाक में दम कर चुकी है, तो आपको लगता है कि वो आपको सॉरी बोलेगी। इसलिए मुझे उसे समझाने दीजिए, मुझे पता है मैं उसे एक बाल की हैसियत से समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। उसके मुंह से बाप का नाम सुनकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या आप वाकई से उसे एक बाप के हैसियत से समझाएंगे? आपके दिल दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड थॉट्स तो नहीं है? दानिश की ये बात सुनते ही नमन ने भड़कते हुए कहा, सर हमें माफ कर दीजिए लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हमने शादी ना करने की कसम खाई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दिल में ऐसी छोटी बच्ची को देखकर ऐसी गंदी चीज आएंगे। आप बहुत गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दानिया ने अपने हाथों की मुठिया बनाते हुए बोला, सॉरी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इसके ज्यादा करीब जाए। तभी रोहित ने कहा, लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? आखिर ये आपकी क्या लगती है जो आप इसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे ही रोहित ने ये कहा अचानक से दानिश के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। रोहित को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया था और वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आप सबके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर इसे समझाइए और कहिए कि मुझे सॉरी बोले। ये कहकर दानिश सीधे स्टडी रूम के तरफ बढ़ गया तो वही दानिश के जाते ही रोहित और नमन दोनों ही खुद को रिलैक्स महसूस करते हुए अंतरा को देखने लगे। अंतरा अभी भी अपने मुंह में उंगली डाले मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अंतरा को देखकर नमन और रोहित दोनों ही उसके पास आए। इधर दूसरी तरफ एक कार इस वक्त काफी रफ्तार से चल रही थी। ध्रुव दृश्यम को लेकर कार में था। ध्रुव के हाथ में इस वक्त लैपटॉप थी और वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन दृश्यम की आंखों में चमक थी और वो बार बार ध्रुव से पूछ रहा था कि वो अंतरा के पास कब तक पहुंचेंगे। लेकिन ध्रुव उसे बस एक ही जवाब दे रहा था कि बस थोड़ी देर में, लेकिन अब दृश्यम का पेशेंस जवाब दे रहा था। उसने अब गुस्से के साथ कहा, भाई आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? आप पक्का मुझे अंतरा से मिलने लेकर जा रहा है ना? ये सुनकर अब ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, दृश्यम तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं वाकई तुम्हें उससे मिलने के लिए लेकर जा रहा हूं। ये सुनकर दृश्यम ने मुंह बना दिया लेकिन तभी अचानक से ड्राइवर ने झटका के साथ कार रोक दी। अचानक कार रुकने से दृश्यम आगे की तरफ गिरने लगा और फिर ध्रुव ने उसे दूसरे ही पल पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, ड्राइवर अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरे भाई को चोट लग जाती। ये कहते हुए उसने दृश्यम को ठीक से सीट पर बिठाया तो वही ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए पर अचानक से रास्ते में कोई आ गया। ये सुनकर ध्रुव गुस्से से बोला, कौन है वो? अंडरस्को। ये कहकर उसने बैक व्यू मिरर से देखा लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की को देखा वो एक पल के लिए देखता रह गया। इस वक्त एक साइकिल पर एक लड़की रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हुई थी। उसे लड़की के लंबे बाल इस वक्त लहरा रहे थे। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की दिखाई दे रही थी। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था, जिससे पता चल रहा था कि वो इस वक्त स्कूल जा रही थी या फिर वो स्कूल से वापस लौट रही थी। ध्रुव उसे बस बैक व्यू मिरर से देखे जा रहा था।
वो लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डर था और वो डरते हुए उसके ही कार को देख रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, सर आप रुकिए, मैं अभी के अभी लड़की को डांट कर आता हूँ। ये इस तरह से हमारी कार के सामने नहीं आ सकती, फिर लोग हम पर इल्जाम लगाएगी कि हम बड़ी गाड़ियां सड़क पर चलाते हैं तो हमें ड्राइविंग का सज नहीं है। ये कहकर ड्राइवर अभी कार से बाहर जाता है, उससे पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया और खुद कार से बाहर जाते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगा तो वही ध्रुव कार से बाहर निकल गया। इधर दृश्यम भी ध्रुव को नासमझी में घूरे जा रहा था। जाहिर सी बात कि उसे अंतरा से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो बस जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था, लेकिन वही ध्रुव सीधे उस लड़की के तरफ बढ़ा। वो लड़की अपने साइकिल को जल्दबाजी के साथ रोड से साइड कर रही थी, पर तभी ध्रुव ने उसके साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। वो लड़की दूसरी पल जोर से डर से चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है, सॉरी, मैं जल्दबाजी में घर जा रही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपकी कार आ रही है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो लड़की जल्दबाजी के साथ सॉरी बोल रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बस देख ही जा रहा था। तभी उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से उस लड़की ने ध्रुव की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने खड़ा वो हैंडसम लेकिन अमीर इंसान अचानक से उसका नाम क्यों पूछ रहा था। उसने नासमझी में कहा, सॉरी, पर मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। तभी ध्रुव अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुमने मेरी कार का जो एक्सीडेंट किया उसके लिए तुम मुझे अभी के अभी 500,000 लाख दो। अपने नाम के बदले 5 लाख रुपए। नाम सुनकर उसे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने दूसरे पल हकलाते हुए अपना नाम उगल दिया, ध्रुवी भारद्वाज नाम है मेरा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24। दानिश अंतरा की टॉम एंड जेरी लड़ाई। अब आगे। ये कहकर ड्राइवर अभी कार से बाहर जाता है, उससे पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया और खुद कार से बाहर जाते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगा तो वही ध्रुव कार से बाहर निकल गया। इधर दृश्यम भी ध्रुव को नासमझी में घूरे जा रहा था। जाहिर सी बात कि उसे अंतरा से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो बस जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था, लेकिन वही ध्रुव सीधे उस लड़की के तरफ बढ़ा। वो लड़की अपने साइकिल को जल्दबाजी के साथ रोड से साइड कर रही थी, पर तभी ध्रुव ने उसके साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। वो लड़की दूसरी पल जोर से डर से चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है, सॉरी, मैं जल्दबाजी में घर जा रही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपकी कार आ रही है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो लड़की जल्दबाजी के साथ सॉरी बोल रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बस देख ही जा रहा था। तभी उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से उस लड़की ने ध्रुव की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने खड़ा वो हैंडसम लेकिन अमीर इंसान अचानक से उसका नाम क्यों पूछ रहा था। उसने नासमझी में कहा, सॉरी, पर मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। तभी ध्रुव अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुमने मेरी कार का जो एक्सीडेंट किया उसके लिए तुम मुझे अभी के अभी 500,000 लाख दो। अपने नाम के बदले 5 लाख रुपए। नाम सुनकर उसे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने दूसरे पल हकलाते हुए अपना नाम उगल दिया, ध्रुवी भारद्वाज नाम है मेरा। ये सुन ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। ध्रुव ने जैसे ही ध्रुवी भारद्वाज नाम सुना, वो उसे बस एकटक देखता रह गया। तो वही ध्रुवी इस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, देखिए सर, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज मैंने अब आपको अपना नाम बता दिया है, अब आप प्लीज मुझे 5 लाख देने के लिए मत कहिएगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं तो एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर की हूँ। ये कहकर वो हड़बड़ी के साथ अपनी साइकिल लेकर साइड में जाने लगी। तो वही ध्रुव अभी भी उसे बस सुन रहा था, जैसे उसे ध्रुवी घबराते हुए खूबसूरत नजर आ रही थी। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी ध्रुवी साइकिल पर बैठी और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख ध्रुव ने दूसरे ही पल पीछे से उसके साइकिल को पकड़ लिया। ये देखते ही ध्रुवी एकदम से रुक गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? आपने तो कहा कि मैं जा सकती हूँ। इसके जवाब में ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, तुम कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस दो मुझे। ये सुनते ही अब ध्रुवी की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे, लेकिन उसने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? आप मेरे घर का एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे घर 500,000 लाख मांगने के लिए आएंगे? देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मारा था। इनफैक्ट मेरी साइकिल का हाल देखिए, मेरी साइकिल भी लगभग टूट चुकी है, इसके भी खर्च हो जाएंगे और मुझे बहुत मुश्किल से पॉकेट मनी मिलती है।
प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्रुव ने अब मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम मेरे आगे कितना भी रिक्वेस्ट कर लो। ध्रुवी को अपने सामने खड़ा इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी और खतरनाक नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बीच सड़क पर खड़ा करके उसे ब्लैकमेल करके पूछ रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का एड्रेस दे या ना दे, लेकिन अगर वो न देती तो शायद वो इंसान उसे जाने भी ना देता और वही 5 लाख उससे मांग लेता। ये सब कुछ सोचते हुए ध्रुवी ने तुरंत हकलाते हुए कहा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस कीजिए उसके बाद आप मुझे जाने देंगे और आप मेरे घर पर कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज, मेरे घर पर मैं, मेरे माँ पापा और मेरा भाई है, मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। प्लीज सर। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, तुम पहले मुझे अपने घर का एड्रेस दो। ये सुनकर ध्रुवी को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दी से अपने बैग से एक नोट पैड निकाला और उसमें एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद उसने उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा एड्रेस। ध्रुव ने उसके एड्रेस को देखा और उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गहरे हो गए। इधर ध्रुवी अब एक भी मिनट वहां खड़ी नहीं रह पाई। उसने अपनी साइकिल उठाई और वो काफी तेजी से वहां से दौड़ते हुए निकल गई। ध्रुव उसे इस तरह जाते देख हल्के से हंस दिया और बोला, पागल लड़की, ये मुझसे ऐसे डर रही थी जैसे कि मैं कोई भूत हूं और इसे खा जाऊंगा। तभी दृश्यम की गुस्से भरी आवाज ध्रुव के कानों में गई, भाई आप क्या कर रहे हैं उस लड़की के साथ? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप उसे भी हमारे साथ लेकर जाएंगे? लेकिन वो तो चली गई। प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे अंतरा से मिलना है, मुझे देर हो रहा है। ध्रुव ने उसकी ये बात सुनी तो उसकी भौहें आपस में चढ़ गई। वो मुड़ा और दृश्यम को घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उसे अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। ये सुनकर दृश्यम ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप उसे इतना बात क्यों कर रहे थे? ध्रुव कार में आकर बैठ गया और दृश्यम के माथे पर हल्के से मारते हुए बोला, ये सारी बातें तुम्हें कौन सिखाता है? अभी इतने छोटे हो तुम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो। लगता है तुम कार्टून की जगह कोई सीरीज देखते हो, राइट? ये सुनकर दृश्यम अपने मुंह फुला लिया और बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ अंतरा से मिलना है, इसलिए आप जल्दी से अंतरा के पास मुझे लेकर चलिए। तभी ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर क्या हम उस लड़की के बारे में पता लगाएं? आप उसे सजा देना चाहते हैं हमारे रास्ते में आने के लिए? ध्रुव ने चिढ़कर कहा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा उस लड़की के साथ। आप चलिए। ये सुनकर ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और उसने बस अपना सर हिला दिया, दूसरे ही पल कार वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ विला में अभी भी अंतरा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, तो वही नमन और रोहित उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंतरा ने चिढ़कर कहा, अगर मैं उनसे सॉरी बोलूंगी तो क्या वो मुझे दोबारा सजा नहीं देंगे? और क्या फिल्म में हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ और बाबी डॉल से खेल सकती हूँ और उनके पूले घर में कहीं भी खेल सकती हूँ? अंतरा की ऐसी डिमांड भरी बातें सुनकर नमन और रोहित परेशान हो गए। नमन ने कहा, एक सॉरी के बदले दानिश सर तुमको इतना कुछ नहीं करने देंगे बेटा, और तुमने तो कहा था कि अब तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी, तो फिर से तुम यहाँ रहने की जिद क्यों कर रही हो? अंतरा को बड़े घर में रहने का बहुत ज्यादा शौक था। वो विला हद से ज्यादा बड़ा था। अंतरा के दिल में एक लालच था वहां रहने का, इसलिए उसने मुंह फुलाकर कहा, मैं भी त्रिशा की तरह बड़े घर में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अगर मैं उनसे सॉरी बोलूंगी तो क्या वो मुझे यहाँ रहने देंगे और मुझे यहाँ खेलने देंगे? इसके जवाब में रोहित ने कहा, बेटा हम इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले आप जाओ और दानिश सर से सॉरी बोल दो, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। ये सुनकर अंतरा अब सोफे से उतरकर और अपने दोनों छोटे हाथों को कमर पर बांधते हुए मुंह फुलाकर बोली, ऑल राइट, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे इस बले से घर में भी रहना है। ये कहकर वो सीधे उस तरफ बढ़ गई जहां पर दानिश गया था। तो वही नमन और रोहित ये सब कुछ सुनकर हैरान थे। नमन ने हैरानी से कहा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग पर बड़े से घर में रहने का क्या भूत सवार है। हमारा विला भी तो बड़ा है, अगर एक बार ये वहां रहेगी तब वो यहाँ रहने के लिए जिद छोड़ देगी। लेकिन तभी रोहित ने मुंह बनाकर कहा, हमारा विला इतना भी बड़ा नहीं है जितना ये विला बड़ा है। कोई भी बच्चे का यहाँ रहने का मन करेगा। यहाँ कितनी सारी फैसिलिटीज है, और दानिश सर ने उसे आइसक्रीम भी दिया है, इसलिए ये और भी ज्यादा यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दानिश सर उसे माफ कर दे। इधर स्टडी रूम में दानिश इस वक्त सोफे पर अपना गिटार लेकर बैठा हुआ था। वो गिटार की ट्यून को सेट कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगा।
दानिश की भौहें तन गई और उसने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, आप सब नोक नहीं कर सकते अंदर आने से पहले। लेकिन वो ये कह रहा था कि तभी उसकी नजर छोटी सी परछाई पर गई और उसकी भौहें आपस में चढ़ गई। इस वक्त गेट पर अंतरा खड़ी थी और वो टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। दानिश उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, तो तुम फाइनली आ ही गई मुझसे सॉरी बोलने। अंतरा धीरे धीरे करके अंदर आई और अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी उसकी नजर चारों तरफ गई। चारों तरफ किताबें ही किताबें थी और बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। उन्हें देखकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं? इसके जवाब में दानिश घमंड के साथ बोला, या ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूं। ये सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं कहाँ स्टूपिड हूं, मैं भी पढ़ाई करती हूं, बस मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाती अपने क्लास में। ये सुनकर दानिश अंतरा को हैरानी से घूरने लगा, क्योंकि अंतरा इस बात को ऐसे बता रही थी जैसे कि वो कितना ज्यादा महान काम कर चुकी है। दानिश उसे घूरने लगा। फिर तभी अंतरा की नजर दानिश के हाथ पर मौजूद गिटार पर गई। गिटार को देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। वो भूल चुकी थी कि वो यहाँ पर सॉरी बोलने आई थी, बल्कि अब वो गिटार की तरफ दौड़ी। उसे अपने तरफ आते देख दानिश की भौहें चढ़ गई। उसने चिढ़कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो, तुम्हें सिर्फ इतना करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ मैं किसी को आने नहीं देता। लेकिन अंतरा को दानिश की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो डायरेक्ट गिटार के पास आई और दानिश से झटके से गिटार को छीनते हुए बोली, मैं इसे बजाऊंगी। मैंने टीवी में देखा है इसे कैसे बजाते हैं और फिर मैं डांस करूंगी। दानिश ने अचानक से जब उसके हाथ में गिटार देखा और अपने हाथ से गिटार को छूटते देखा तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गिटार काफी बड़ा था और अंतरा के छीनने से अंतरा उसे संभाल नहीं पाई और वो गिटार सहित सीधे जमीन पर धम्म से जा गिरी। गिटार उसके मुंह पर था और वो जमीन पर अपने छोटे छोटे हाथ पैर को फैला कर लेट चुकी थी और वही दानिश उसकी इस हालत को देखकर गहरी सांस ले लिया। लेकिन अंतरा अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये बहुत भारी है, इसे मेरे मुंह पर से हटाओ, मेरा प्यारा सा चेहरा खराब हो जाएगा, प्लीज इसे जल्दी से हटाओ। दानिश ने उसकी इस बात को सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, किसने कहा था तुमसे मेरे गिटार को इस तरह छीनने को? अब तुमने इसे इस तरह लिया है तो इसी तरह तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये कहते हुए वो इस तरह उसे घूरने लगा। इस वक्त अंतरा किसी ऑक्टोपस की तरह इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन वो जमीन पर इस तरह छटपटाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा का छोटा सा चेहरा इस वक्त गिटार से दबा हुआ था। तभी अंतरा ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अपने इस बुले से गिटार को मुझसे नहीं हटाया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अंतरा की ये बात सुनते ही दानिश के चेहरे की वो हल्की सी आई मुस्कुराहट भी गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने इस गिटार को तोड़ने की बात गलती से भी दोबारा कही तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि ये गिटार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। इसी के साथ में वो नीचे झुका और उसने उस गिटार को अपने हाथ में ले लिया और उसे सीधे उसकी जगह पर लेकर जाने लगा और गिटार के हटते ही अंतरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। दूसरे ही पाल वो चिल्लाते हुए बोली, आप बुले हैं, आपने अपने गिटार को उठाया लेकिन प्याली इंतला को नहीं। ये सुनकर दानिश की भौहें सिकुड़ गई। वो चलते हुए रुका और अंतरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? तुम क्या हो मेरी? तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए ये गिटार मायने रखता है। ये सुनते ही अंतरा का मुंह बड़ा सा फूल गया और वो चिढ़कर बोली, मैं अब आपसे सॉरी भी नहीं बोलूंगी। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से फुदकते हुए बाहर जाने लगी। तो वहीं दानिश ने उसकी ये बात सुन अपने दांतों को पीस लिया और बोला, ये लड़की जब तक मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर देती तब तक इसे चैन नहीं मिलता। ये कहते हुए उसने गिटार को उसकी जगह पर रखा और सीधे अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, हे स्टॉप इट, सॉरी बोलो मुझसे, जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलती मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा, सॉरी बोलो मुझे। ये कहते हुए वो अंतरा के पीछे जाने लगा। तो वही अंतरा अब एक बार फिर से दानिश को परेशान करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। क्या बोलेगी अंतरा सॉरी दानिश को? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25। मेरे अलावा किसी को टच नहीं करोगी सिली गर्ल। अब आगे। लेकिन अंतरा अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये बहुत भारी है, इसे मेरे मुंह पर से हटाओ, मेरा प्यारा सा चेहरा खराब हो जाएगा, प्लीज इसे जल्दी से हटाओ। दानिश ने उसकी इस बात को सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, किसने कहा था तुमसे मेरे गिटार को इस तरह छीनने को? अब तुमने इसे इस तरह लिया है तो इसी तरह तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये कहते हुए वो इस तरह उसे घूरने लगा। इस वक्त अंतरा किसी ऑक्टोपस की तरह इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन वो जमीन पर इस तरह छटपटाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा,
फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा का छोटा सा चेहरा इस वक्त गिटार से दबा हुआ था। तभी अंतरा ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अपने इस बुले से गिटार को मुझसे नहीं हटाया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अंतरा की ये बात सुनते ही दानिश के चेहरे की वो हल्की सी आई मुस्कुराहट भी गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने इस गिटार को तोड़ने की बात गलती से भी दोबारा कही तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि ये गिटार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। इसी के साथ में वो नीचे झुका और उसने उस गिटार को अपने हाथ में ले लिया और उसे सीधे उसकी जगह पर लेकर जाने लगा और गिटार के हटते ही अंतरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। दूसरे ही पाल वो चिल्लाते हुए बोली, आप बुले हैं। आपने अपने गिटार को उठाया, लेकिन प्याली एंतला को नहीं। ये सुनकर दानिश की भौहें सिकुड़ गई। वो चलते हुए रुका और अंतरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? तुम क्या हो मेरी? तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए ये गिटार मायने रखता है। ये सुनते ही अंतरा का मुंह बड़ा सा फूल गया और वो चिढ़कर बोली, मैं अब आपसे सॉरी भी नहीं बोलूंगी। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से फुदकते हुए बाहर जाने लगी। तो वहीं दानिश ने उसकी ये बात सुन अपने दांतों को पीस लिया और बोला, ये लड़की जब तक मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर देती तब तक इसे चैन नहीं मिलता। ये कहते हुए उसने गिटार को उसकी जगह पर रखा और सीधे अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, हे स्टॉप इट। सॉरी बोलो मुझसे। जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलती मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सॉरी बोलो मुझे। ये कहते हुए वो अंतरा के पीछे जाने लगा। तो वही अंतरा अब एक बार फिर से दानिश को परेशान करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। क्या बोलेगी अंतरा सॉरी दानिश को? सेकंड चैप्टर रात को आएगा। इस वक्त अंतरा पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ रही थी। तो वहीं दानिश उसके पीछे गुस्से से आते हुए बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, अगर मैंने दोबारा से तुम्हें पकड़ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अंतरा को जैसे दानिश की कोई परवाह ही नहीं। वो लगातार इधर से उधर फुदक रही थी। तभी उसकी नजर खुले दरवाजे पर गई। मेन गेट खुला हुआ था। ये देखते ही अंतरा अब डायरेक्ट बाहर की तरफ निकल पड़ी। उसे बाहर जाते देख दानिश के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, डोर किसने खोला? नौकर जल्दबाजी के साथ आया और अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोला, सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमें माफ कर दीजिए। दानिश ने दांत पीस कर कहा, अगर वो लड़की कहीं भी गई तो मैं तुम सब की जान ले लूंगा। ये कहते हुए वो सीधे अंतरा के पीछे बाहर की तरफ निकल पड़ा। इधर अंतरा अभी भी पूरी ताकत से गेट की तरफ दौड़ रही थी। उसने खुद से कहा, मैं अब वैम्पायर से दूर चली जाऊंगी। वो मुझे ना तो पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे सजा दे पाएंगे। ये कहकर वो जैसे ही गेट के पार होने को आगे बढ़ी, उसी वक्त वो अचानक से किसी के पैरों से टकराई। क्योंकि वो नीचे देखकर चल रही थी, इसलिए उसने ऊपर नहीं देखा और वो नीचे देखते देखते उस इंसान के पैरों टकराकर सीधे जमीन पर जा गिरी। उसके जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो तुरंत गुस्से से बोली, आह, मुझे चोट लग गई, मुझे गिला दिया आपने। ये कहकर उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाए, उसके सामने ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखते अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, अले ये तो आप हैं। और अभी वो आगे कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले ही एक जोर की आवाज आई, अंतरा तुम यहाँ हो। अंतरा ने जैसे ही उस आवाज को सुना वो भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत ध्रुव के पीछे आ रहे दृश्यम को देखा। दृश्यम को देखते ही अंतरा की आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए दृश्यम की तरफ जाते हुए बोली, दोस्त दोस्त तुम आ गए, तुम आ गए दोस्त। ये कहते हुए वो सीधे दृश्यम की तरफ बढ़ी और वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर लिए। ध्रुव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और बोली, फाइनली अब जाकर मैं दृश्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। ये कहते हुए वो उन दोनों को ही देखने लगा, जो अब एक दूसरे को कसकर हग किए हुए थे। तभी दृश्यम ने खुशी के साथ कहा, अंतरा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वही अंतरा ने भी खुशी के साथ कहा, हाँ मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया, पर तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि जब मुझसे तुम्हारा नाम पूछते हैं तो मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ, जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। अंतरा की ये बात सुनकर दृश्यम का मुंह बन गया। उसने अंतरा को घूरते हुए कहा, हम तो दोनों दोस्त हैं ना, फिर तुम हमारा नाम तो तुम मेरा नाम कैसे भूल सकती हो? ये सुनकर अंतरा अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोली, वो मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूं ना, अब जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। ये सुनकर दृश्यम अपने मुंह बनाकर कहा, मेरा नाम दृश्यम है। ये कहकर वो फिर से अंतरा को हक कर लिया और प्यार से बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें। अंतरा के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी। वो भी दृश्यम को हक करके खड़ी थी और ध्रुव अभी भी उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था, पर अचानक से कोई गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ा और उसने दूसरे ही पल अंतरा और दृश्यम को एक दूसरे से अलग कर दिया। अंतरा एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। उसने जल्दबाजी के साथ अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और उसने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो एक पल के लिए डर गई।
सामने दानिश इस वक्त किसी शैतान की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दानिश को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर अंतरा ने तुरंत दृश्यम के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वो जल्दी से बोली, दृश्यम चलो हम यहाँ से भागते हैं, वैम्पायर आ गए हैं। वो हमें सजा देंगे, चलो जल्दी। ये कहकर वो दृश्यम को अपने साथ लेकर दौड़ने लगी तो वही दृश्यम ने भी जब दानिश को देखा तो वो भी एक पल के लिए डर गया क्योंकि दृश्यम भी दानिश से डरा करता था। दानिश ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं बीतता था लेकिन जितने वक्त में उसके साथ रहता था वो हमेशा नाखुश रहता था, इसलिए दृश्यम को दानिश से डर लगता था। और वही अंतरा जब वो उसे लेकर दौड़ने लगी तो दानिश के भाव और भी ज्यादा खराब हो गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अभी के अभी रुक जाओ तुम दोनों। अंतरा ने तो दानिश की बातों का जवाब नहीं दिया। वो उसकी बात को सुनने के बावजूद भी दौड़ रही थी लेकिन दृश्यम दानिश की आवाज से ही एकदम से रुक गया। वो दानिश की बातें बहुत ज्यादा सुनता था और मानता था। दानिश अगर कह दे कि वो सारी रात ना सोए और जागता रहे तो वो सारी रात जागता था। तो वही अंतरा ने जब दृश्यम को रुकते हुए देख उसने जल्दी से कहा, तुम लुक क्यों गए, जल्दी चलो यहाँ से वैम्पायर, हमें सजा देंगे, जल्दी भागो चलो। ये कहकर उसे खींचने लगी लेकिन दृश्यम ने डरते हुए कहा, नहीं अंतरा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, भाई गुस्सा करेंगे। ये सुनकर अंतरा अपनी छोटी छोटी भौहें को सिकुड़ते हुए बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ, वो गुस्सा करेंगे, वो सजा देंगे, इसलिए चलो हम दोनों भाग चलते हैं, जिससे हम दोनों अच्छे से खेल पाए, वरना वैम्पायर हमें खेलने नहीं देंगे। ये सुनकर दृश्यम ने फिर भी अपना सिर ना में हिला दिया। तो वही दानिश ने उनके हाथों को एक दूसरे के हाथों में देखा, जिसे देखकर वो गुस्से के साथ आगे बढ़ा। दूसरे पल उसने अंतरा के हाथ को दृश्यम के हाथ से अलग कर दिया। ये देखते अंतरा जोर से चिल्लाई, मेरा दोस्त है वो। लेकिन दानिश ने उसके छोटी सी कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम किसी को भी टच नहीं करोगी, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? चुपचाप अब घर के अंदर जाओ और जब तक मैं ना कहूं तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से मिलने की। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो चिढ़कर बोली, पल मेरा दोस्त आया है और मैं अब अपने दोस्त के साथ खेलूंगी। ये सुनते ही दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे भाई को अपना दोस्त बता रही थी? क्या ये वही दोस्त है जिससे तुम मिलना चाहती थी? इसके जवाब में दूसरे पल अंतरा ने अपना सिर हिला दिया और वो जल्दी से खुशी से बोली, हाँ ये वही है जिसे मैं अपना दोस्त बता रही थी। हम दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और अब हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए हम दोनों साथ में खेलेंगे, छोड़िए मुझे। ये कहकर वो फिर से अपने हाथ को छुड़ाने लगी और दृश्यम की तरफ जाने लगी। लेकिन दूसरे ही पल उसके हाथ और पैर हवा में झूलने लगे। अंतरा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसने मासूमियत से लेकिन कंफ्यूजन में कहा, क्या मैं स्पाइडरमैन बन गई? क्या मैं अब हवा में उड़ रही हूँ? वाओ, मुझे हवा में उड़ाओ, मेरे दोस्त के पास लेकर जाओ। ये कहकर वो हवा में अपने हाथ पर चलाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगी। दानिश, जिसने उसे हवा में ऊपर उठाया था और वो गुस्से से उसे देख रहा था, उसने दांत पीसकर कहा, स्टॉप इट। अब अगर तुमने मुझे इरिटेट किया तो मैं तुम्हें इसी तरह जमीन पर पटक दूंगा। जैसे ही दानिश की आवाज अंतरा के कान में गई, अंतरा एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मुझे आपसे डर लगता है, अंतला को चोट लग जाएगी ना। ये कहकर वो घबराते हुए दानिश को देखने लगी तो वही दृश्य में जब दानिश की बात सुनी और अंतरा को ऐसी हवा में देखा तो वो दूसरे पल दानिश से बोला, भाई प्लीज मेरी दोस्त को नीचे उतार दीजिए, उसे सजा मत दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, वो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन प्लीज भाई उसे नीचे उतार दीजिए। दृश्यम की ये बात सुनकर उसकी आंखों में अंतरा के लिए परेशानी देखकर दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एक बात, तुम उससे आज इसी वक्त दोस्ती तोड़ रहे हो, तुम्हारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। दानिश की ये बात सुनते ही दृश्यम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो तुरंत अपना सिरना में हिलाते हुए बोला, नहीं भाई, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। तो वही अंतरा ने भी जब दानिश की ये बात सुनी तो वो गुस्से से बोला, हाँ दृश्यम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, समझे आप? ये सुनकर दानिश ने अब गुस्से के साथ कहा, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई भी लड़का दोस्त नहीं हो सकता। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, दृश्यम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करते हुए बोला, भाई अंतरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज तक मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की, पहली बार मैंने अंतरा से दोस्ती की है, प्लीज उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दानिश ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, वो कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें पसंद है तो उसे तुम्हें दे दूं, खेलने के लिए वो मेरी है और वो किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अब दृश्यम एकदम से चुप हो गया। अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूर खड़ा ध्रुव ये सब कुछ सुन भी रहा था और वो समझ भी रहा था और उसकी नजर दानिश की आंखों पर भी अच्छे से टिकी हुई थी। वो कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हुए वो सीधे दानिश के तरफ बढ़ा। वहीं दानिश अंतरा को अपने गोद में लेकर सीधे अंदर की तरफ जाने लगा।
ये देखकर अंतरा तुरंत अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मेरा दोस्त वापस आ गया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं दृश्यम भी तुरंत दानिश के पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला, भाई मुझे मेरी दोस्त दे दो, आप मेरी दोस्त को ऐसे लेकर नहीं जा सकते, प्लीज भाई उसे दे दो भाई। ये कहकर वो उसके पीछे जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ये सब कुछ देखकर आगे बढ़ा और उसने दृश्यम को पकड़कर कहा, दृश्यम पहले तुम शांत हो जाओ, तुम इस तरह परेशान मत हो। तभी दृश्यम रोने लगा और रोते हुए बोला, लेकिन दानिश भाई मुझे मेरी दोस्त को नहीं दे रहा है, उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते इसलिए ऐसा कर रहे हैं? प्लीज भाई आप दानिश भाई से कहो ना कि वो मुझे उसे दे दे, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कभी उनके सामान के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें परेशान करूंगा, प्लीज। उसकी आंखों में आंसू देखकर ध्रुव के भाव बदल गए। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और दानिश को देखते हुए बोला, दानिश ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा अंतरा के साथ? मैं देख रहा हूं तुम उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हो, इतना ओवर पजेसिवनेस भी अच्छा नहीं है, वो एक इंसान है, तुम्हारी कोई चीज नहीं जिसे तुम इस तरह अपने पास कैद करके रखना चाहते हो। ध्रुव की ये सारी बातें सुनते ही दानिश के कदम जो अंदर की तरफ जा ही रहे थे वो एक पल के लिए थम गए। क्या करेगा दानिश अब? क्या होगा उसके इस ओवर पोजेशंस का अंजाम? कमेंट में बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड की जाएगी।